औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम शौकत और आप देख रहे हैं नदीम शौकत टीवी। दोस्तों, मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इस तरह की मज़ीद अच्छी, इंफॉर्मेटिव और इनोवेटिव वीडियोस आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी के बारे में। इंशाल्लाह आफ्टर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो यू विल एबल टू कॉम्प्रिहेंड द इंट्रोडक्शंस ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इट्स मेजर थिंकर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशंस इन गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट, गेस्टाल्ट लॉज, मेरिट्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, क्रिटिसिज्म एंड फाइनली कंक्लूजंस ऑफ गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द वीडियो. Introductions to Gestalt Psychology. Gestalt is a German word that means shape, form or whole. Gestalt school of thought focus on unified or whole rather than breaking down thoughts, mental processes and behavior into small elements. Gestalt psychologist believes that you must look at the whole experience. The whole is greater than the sum of its parts. One of the most important theories of perception is the Gestalt theory. Gestalt theory क्या है ये देखते हैं. The whole is different from the sum of its parts. It was developed about 1910 by Max Rittmeyer and carried on by Wolf Kohler and Kurt Kafka at Frankfurt University. Gestalt School of Thought कहता है कि हमें एज अ होल किसी इंडिविजुअल को परसीव करना चाहिए, देन ही हम उस सिचुएशन के बारे में, उस इंडिविजुअल के बारे में बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं रादर देन अगर हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करें। नीचे आपको एक फिगर नजर आ रही होगी बाइसाइकिल की। लेफ्ट साइड पे इसके पार्ट्स हैं और राइट साइड पे ये कंप्लीट साइकिल है। तो डेफिनेटली आप कंप्लीट साइकिल को इजीली परसीव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू इफ यू आर डिवाइडेड इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो बेसिकली यही नजरिया था गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट के थ्योरिस्ट का। जैसा कि आप जानते हैं स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के बारे में उनका नजरिया ये था कि हम किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी फिनोमेना को, किसी भी सिचुएशन को हम बेटरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हम उसको स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करें। तो ये स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली उसके ऑपोजिट था। Major thinkers of Gestalt psychology. These are three major personalities of Gestalt school of thought: Max Rittmeyer, Wolfgang Kohler and Kurt Lehmann. अब हम इनको देखते हैं कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था Gestalt school of thought में। Max Rittmeyer, he was an Austro-Hungarian psychologist and philosopher. He created the phenomena which forms the basis of Gestalt psychology. His work created a foundations of psychological theory and his findings are present in his book Predictive Thinking. अब हम देखते हैं कि phenomena है क्या basically. It is a perceptual illusions in which people see in motion that is produced by successions of immobile images. तो basically ये एक perception illusions है जिसमें लोग मोशन फील करते हैं, मूवमेंट फील करते हैं इमोबाइल ऑब्जेक्ट्स में, इमोबाइल इमेजेस में। जैसा कि आपने शादियों पे देखा होगा कि जब लाइट्स ऑन ऑफ होती हैं तो वो बेसिकली ऐसे ही फील होता है कि जैसे ये लाइट्स मूव कर रही हैं फ्रॉम वन वे टू अनदर वे। तो ये है फिनोमेना। तो ये क्या होती है? ये एक इल्यूजन्स होती है। हकीकत में ऐसा नहीं होता है, हकीकत में वो मूव नहीं कर रही होती है, लेकिन हमें ऐसा फील हो रहा होता है कि ये चीज़ मूव कर रही है, तो उसको कहते हैं फिनोमेना। Wolfgang Kohler, he was a German psychologist and phenomenologist. Inside learning is perhaps the greatest contributions of Wolfgang Kohler made to psychology. Building off the influence of Gestalt psychology, Kohler discovered that learning can occur when we gain insight into the entire situation, as opposed to focusing only on an individual part. तो बेसिकली वुल्फगैंग कॉलर की कंट्रीब्यूशन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में ये थी क्योंकि इसने कहा था कि इनसाइड लर्निंग होती है रादर देन इसने बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट को अपोज किया था, क्योंकि उस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग हमारी जो बिहेवियर होता है वो किसी रीइंफोर्समेंट के या किसी पनिशमेंट के नतीजे में डेवलप होता है। तो इनका ये कहना था इस स्कूल ऑफ थॉट का, स्पेशली वुल्फगैंग कॉलर का, कि लर्निंग इनसाइड लर्निंग होती है, जो कि बंदा जब ऑब्जर्व करता है इनसाइड वे में तो ये लर्निंग उसके रिजल्ट में होती है।
Insight learning. Wolfgang Kohler was the first psychologist who developed the insight learning, in which he described an experiment with apes that could use boxes and sticks to solve the problem. Insight learning is an abrupt realization of a problem solution. Insight learning is not the result of trial and error, responding to an environmental stimulus, or the result of observing someone else's attempt to the problem. It is a completely cognitive experience which requires the ability to visualize the problem and the solution internally, in the mind's eyes to speak, before initiating a behavioral response. The important aspects of learning was not reinforcement, but coordinations of thinking to create new organizations. Kohler referred to this behavior as internal or discovery learning. इनसाइड लर्निंग बेसिकली वॉल्फगैंग कॉलर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसके अकॉर्डिंग ये था कि मतलब कोई भी बिहेवियर लाजमी नहीं है कि ट्रायल एंड एरर के नतीजे में या पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट के नतीजे में ही वजूद में आए। इसके अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी बिहेवियर जो होता है, जो हमारा अब्रप्ट रिस्पॉन्स टू एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, जो इंटरनली हमारा रिस्पॉन्स होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस जो हम रिस्पॉन्स करते हैं, उसको इनसाइट लर्निंग कहते हैं। और वो बिहेवियर जो होता है उसको इनसाइट बिहेवियर या डिस्कवर्ड बिहेवियर भी कहते हैं। Wolfgang Kohler experiments and insight learning. In this experiment, Kohler hung a piece of fruit just out of the reach of each chimpanzee. He then provided the chimpanzee with either 2 sticks or 3 boxes, then waited and watched. Kohler noticed that after the chimpanzee realized that they could not simply reach or jump up to retrieve the fruit, they stopped, had a seat, and thought about how they might solve the problem. Then after a few moments, the chimpanzee stood up and proceeded to solve the problem. In the first scenario, the problem was solved by placing smaller sticks into longer sticks to create one long stick which could be used to knock the hanging fruit down. In the second scenario, chimpanzee would solve the problem by sticking the box on top of each other, which allowed them to climb to the top of the stack of boxes and reach the fruit. Wolfgang Kohler ने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजीज के ऊपर। इसने बेसिकली चिंपैंजीज को एक केज में बंद किया और उनको 2 तरह का मटेरियल प्रोवाइड किया। फर्स्ट नंबर पे इसने 2 स्टिक्स प्रोवाइड की एंड 3 बॉक्सेस प्रोवाइड किए, और एक फ्रूट का टुकड़ा इसने ऊपर लटका दिया जिस तक इजीली चिंपैंजी नहीं पहुंच सकते थे। तो इसने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल चिंपैंजीज ने काफी कोशिश की उस फ्रूट तक पहुंचने के लिए। जब वो नहीं पहुंच सके तो वो बैठ गए। फिर उन्होंने कुछ देर सोचना शुरू किया। देन आफ्टर फ्यू मिनट्स चिंपैंजी उठा। उसने 2 तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म की। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने जो 2 स्टिक्स थी उनको एक दूसरे के साथ जोड़ा ताकि उस स्टिक की मदद से उस फ्रूट को नीचे गिरा सके। जब वो वाला एक्सपेरिमेंट उसका कामयाब नहीं हुआ तो उसने क्या किया, उन बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर रखना शुरू किया। जब वो तीनों बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर रखे तो वो इजीली फ्रूट तक जा पहुंचा। जैसा कि फिगर 1 एंड 2 में आपको नजर भी आ रहा होगा, इसमें ये चिंपैंजी बेसिकली दोनों को जोड़ रहा है ताकि वो दोनों को जोड़ के एक लार्ज स्टिक बनाएगा और उसकी मदद से वो फ्रूट को नीचे गिरा सके। और सेकंड फिगर में, फिगर 2 में आपको नजर आ रहा होगा कि जो कि वॉल्फगैंग कोहलर ने 3 बॉक्सेस उसको प्रोवाइड किए थे उन चिंपैंजीज को। उसने क्या किया, उनको एक के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरे को रख के और उसकी मदद से वो उस फ्रूट तक जा पहुंचा। तो ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वॉल्फगैंग कोहलर ने इनसाइट लर्निंग के ऊपर। इसके अकॉर्डिंग ये था कि ना तो इसने उसको कोई रीइंफोर्स किया ना उसको पनिश किया। तो ये क्या है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग है, उसको इसने इनसाइट लर्निंग का नाम दिया। Kurt Lewin. He was a German-American psychologist. Kurt Lewin contributed to Gestalt psychology by expanding on Gestalt theories and applying them to human behavior. He was also one of the first psychologists to systematically test human behavior, influencing experimental psychology, social psychology, and personality psychology. Kurt Lewin basically German-American psychologist था। इसको founding fathers of social psychology भी कहा जाता है। इसका बहुत ज़्यादा contribution है Gestalt school of thought में और overall psychology में। इसने जो मेजर थ्योरीज दी परसेप्शंस के ऊपर दी। इसने कहा कि 2 तरह की फोर्सेस होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल्स की परसेप्शंस के ऊपर असरअंदाज होती हैं। फर्स्ट वन इज इनर फोर्सेस होती हैं और सेकंड वन इज आउटर फोर्सेस होती हैं। तो बेसिकली ये इसकी कंट्रीब्यूशन थी, ये इसकी एक थ्योरी थी जिसमें इसने कहा कि 2 तरह की फोर्सेस होती हैं, इनर फोर्सेस और आउटर फोर्सेस। इनर फोर्सेस जो कि हमारे इंनर साइड से जनरेट होती हैं, लाइक इसमें हमारा मोटिवेशन होता है, एक्टिविटीज होता है एंड फीलिंग्स होती हैं। और आउटर फोर्सेस वो होती हैं कि जो कि हमारे
एक्सटर्नल और आउटर एनवायरनमेंट से हमारे ऊपर इफेक्ट करती हैं, जिसमें एटीट्यूड एंड बिहेवियर, फीलिंग्स, इमोशंस ऑफ अदर पीपल्स हु इन्फ्लुएंस ऑन आवर लाइफ, जिसमें आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका अदर सोशलाइजिंग एजेंट्स हो सकते हैं और क्लासमेट्स हो सकते हैं। Gestalt laws. There are mainly 6 laws of Gestalt in psychology: law of proximity, law of similarity, law of closure, law of good continuation, law of good pregnance, law of figure ground. अब हम इन तमाम लॉज को बारी बारी इन डिटेल डिस्कस करते हैं। Law of proximity. Law of proximity states that when objects appear close to one another, they tend to be perceived as a group. Related concepts or lessons should be taught aligned or closely to each other. This is the reason why subtraction is taught after addition, multiplications after subtractions, then divisions after multiplications. Imagine teaching additions, then jumping directly to polygon. Law of proximity हमें ये बताता है कि जब मुख्तलिफ तरह की चीज़ें एक दूसरे के क्लोज होती हैं तो हम उसको एज अ ग्रुप परसीव करते हैं। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में इस लॉ को कैसे यूज करते हैं आपने देखा होगा। सबसे पहले जब हम बच्चे को लर्न करना सिखाते हैं तो हम सबसे पहले उसको एडिशन यानी प्लस करना सिखाते हैं, उसके बाद माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब हम उसको एडिशन के बाद डायरेक्टली हम उसको बता दें अलजबरा क्या होता है, लॉगरिथम्स क्या होते हैं। तो मतलब ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो हम चीज़ों को एक कोहेरेंट वे में लेके चलते हैं जो कि एक इजीली वे ऑफ लर्निंग होता है। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी है। अगर इसमें आप देख सकें तो ये मुख्तलिफ तरह के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एनिमल फ्रूट्स हैं। तो आप इसको क्या परसीव कर रहे हैं, एक कार का मतलब ये लुक लाइक अ कार। तो ये क्या है कि मुख्तलिफ तरह की चीज़ें क्लोज टू वन एंड अदर है तो हम इसको यूनानिमसली परसीव करते हैं एज अ कार। इसी तरह इस फिगर्स में भी आप देख रहे हैं कि ये डॉट्स हैं तो लेकिन आप ये क्लोज टू ईच अदर है तो हम इसको एज अ होल परसीव करते हैं कि ये एक ट्रायंगल है। तो यही लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी बताता है हमें कि मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें एक दूसरे के क्लोज होती हैं तो हम इसको एज अ ग्रुप परसीव करते हैं। Law of similarity. The law of similarity captures the idea that when we look at objects that are similar to each other, we tend to group them together. We are prone to notice matching shapes, colors, and forms. Our brain quickly identifies patterns faster than the separate parts of the pattern. Similar lessons or content should be grouped together to make learners develop understanding more efficiently and effectively. This is the reason why lessons are grouped into units. Unit 1 is for human body, Unit 2 for एनर्जी एंड मोशन एंड सो ऑन। लॉ ऑफ सिमिलरिटी हमें ये बताता है कि जब हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं तो वो चीज़ें जो कि एक दूसरे से सिमिलर होती हैं उनको हम एज अ ग्रुप परसीव करते हैं। वो ग्रुप उनकी शेप्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, वो ग्रुप्स उनके कलर्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, वो ग्रुप उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। सिमिलर चीज़ें जो होती हैं उनको हम एज अ ग्रुप परसीव होते हैं। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही है कि जो मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स है उनको हम एक यूनिट से कंसिडर करते हैं। लाइक हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इससे हम बायोलॉजी से रेलेवेंट ही जितने टॉपिक होते हैं वो रखते हैं। तो ये एक हमारा यूनिट है 1। इसी तरह हम अगर फिजिक्स हैं, फिजिकल लॉज हैं, जितने भी फिजिक्स है, मोशंस, एनर्जी और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका हम एक सेपरेट यूनिट बना देते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं, सिमिलर चीज़ें हैं, उनको एक ग्रुप परसीव करेंगे तो हम उसको जल्दी लर्न कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्ट। लॉ ऑफ क्लोजर. The law of closures captures the idea that when we see incomplete elements in a visual, our brains tend to fill in the gaps and see it as a whole. If students find a math algorithm confusion because a certain question is left unanswered or a step is not clear, then why tend to concentrate so that confused part of the process rather than the total process as a whole? This is why students get lost. Thus make the lesson complete, present it clearly, simply, and always be ready for student clarification. तो बेसिकली लॉ ऑफ क्लोजर ये बताता है कि जब हम किसी भी इनकम्प्लीट विजुअल इमेज को, इनकम्प्लीट चीज को देखते हैं तो हमारा ब्रेन जो है उस चीज को फिल कर देता है, उस चीज को कंप्लीट कर देता है। तो ये है लॉ ऑफ क्लोजर।
लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ये है कि मतलब आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं कि जो कि हमारे टीचर्स कहते हैं कि ये आपने खुद करना है। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर उस चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है कि हमने इसको असाइन जो वर्क है उसको करना है, तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं, उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब हम उसके ऊपर अपनी अटेंशन पे करते हैं तो हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। और यही हमें लॉ ऑफ क्लोजर बताता है कि जब हम किसी भी इनकम्प्लीट चीज़ को देखते हैं, हमारा जो ब्रेन होता है उस चीज़ को फिल करने की, उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है और उस चीज़ को एक एज अ होल परसीव करता है। Law of good continuations. The mind continues visual patterns. The eye continues in the direction it is going. The principle of continuity predicts the preference for continuous figures. Lesson should be presented in such a way that learners will see these as connected and continuous. Now you know why we have the review part of the lesson plan. This way students will realize that their new lesson actually has continuity and it is related to what they already know or the previous lesson. लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूशंस हमें ये बताता है, हम चीज़ को कंटिन्यूस फॉर्म में लेते हैं, हम चीज़ों का रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ क्या रिलेशन है। इसी वजह से लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये होता है, जब हम एक लेसन पढ़ रहे होते हैं तो टीचर्स हमें रिव्यू देती हैं जो प्रीवियस लेसन पढ़ा होता है, तो इससे हम इसकी कंटिन्यूटी फाइंड आउट करते हैं कि मतलब हाँ आया कि इस चीज़ का रिलेशन इस चीज़ के साथ ऐसे है। तो यही लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूशंस हमें बताता है। मिसाल के तौर पे इन पिक्चर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टर्न कर रही है पिक्चर, तो आप इसको परसीव कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली आगे की तरफ मूव कर रही है और इसी तरह ये एरो भी आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये क्या है, हमारी एक परसेप्शन है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द फिनोमेना, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो यही हमें लॉ ऑफ कंटिन्यूटी बताता है। लॉ ऑफ गुड प्रेगनेंस. The word pregnance is a German term meaning good figure. The law of pregnance, also referred as good figure or law of simplicity. This law holds the objects in the environment are seen in a way that makes them appear as simple as possible. Pregnance states that when things are grasped as a whole, the minimum amount of energy is exerted in thinking. Law of good pregnance को law of good figure, लॉ ऑफ सिंपलिसिटी भी कहते हैं। प्रेगनेंस का मतलब है गुड फिगर, ये एक जर्मन वर्ड है। तो ये लॉ हमें बेसिकली ये बताता है कि जब हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं, अगर हम उनको शॉर्ट वे में, सिंपल वे में बना लेते हैं, वो हमारे लिए इजी टू मेमोराइज होता है एज कम्पेयर टू अगर हम किसी चीज़ को स्कैटर्ड फॉर्म में देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम लेक्चर सुनते हैं, जब हम लेक्चर लेते हैं तो हम उनके नोट्स बना लेते हैं। तो नोट्स क्या है, हम अपनी ईज के लिए, हम अपनी फिजिबिलिटी के लिए बनाते हैं। तो क्या करते हैं, जब हम एग्जाम में या ओवरऑल जब हम पढ़ते हैं उन नोट्स को, तो हमें वो चीज़ ईजी फील होती है एज कम्पेयर टू अगर हम किसी बुक को ले लें, अगर हम उस बुक को पूरा पढ़ना शुरू कर दें तो वो हमें थोड़ा सा एक लेथार्जिक हैक्टिक काम लगेगा। अगर हम उसी बुक के नोट्स बना लेंगे अपनी ईज के अकॉर्डिंग, तो हाँ वो हमें इजी लगेगा। तो यही लॉ ऑफ गुड प्रेगनेंस हमें बताता है। मिसाल के तौर पे इस पिक्चर में ये तीनों जो चीज़ें हैं, सर्कल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर, ये तीनों ब्लैक है, तो आप इसको क्विकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू अगर हम इसको कलर कर लेते हैं, ये ब्लू है, रेड एंड ग्रीन, तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यही लॉ ऑफ गुड प्रेगनेंस हमें बताता है। Law of figure ground. This law shows our perceptual tendencies to separate whole figures from their background based on one or more number of possible variables such as contrast, color and size, etc. The figure can only be identified because of its background and background can only be identified because of its figure. For a figure to be perceived, it must stand out from the background. Emphasis should be done on important aspects of the lesson. For example, teachers should vary the tone of their voice or write bodily or underline the important keywords of the lesson. Law of figure ground बेसिकली हमारी वो परसेप्चुअल टेंडेंसी होती है जिसकी मदद से हम किसी चीज़ को सेपरेट कर सकते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है फिगर, होता है इसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कैन ओनली बी आइडेंटिफाइड विद रिस्पेक्ट टू इट्स फिगर एंड फिगर कैन ओनली बी आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ इट्स बैकग्राउंड। जिस तरह की ये मुख्तलिफ तरह की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स फिगर एंड बैकग्राउंड। जिस तरह सर्कल है और उसके अंदर स्क्वायर है, इसी तरह ये जो चीज़ है फिगर है, इसमें आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं शायद ये दो इंडिविजुअल हैं जो कि एक दूसरे को देख रहे हैं। इसी तरह इस पिक्चर में ये नज़र आ रहा है कि ये एक फीमेल है, कुछ खा रही है, ये पेंगुलिन है, ये ट्री है, और इस तरह
इस फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा कि शायद ये दो इंडिविजुअल हैं जो कि एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, या ये कोई पिलर्स हैं। तो ये परसेप्शन जो होती हैं ये एक दूसरे से वेरी कर सकते हैं। तो बेसिकली साइकोलॉजी में भी हम यही स्टडी करते हैं कि हाउ इंडिविजुअल वेरी फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉ ऑफ फिगर ऑन ग्राउंड हमें इस तरह हेल्पफुल साबित होता है कि आपने देखा होगा कि जब भी हमें कोई टीचर या हम कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो हमारी वॉइस होती है, हमारी टोन होती है, हमारी बॉडी होती है। तो जब हम किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं तो उसमें हमारी वॉइस और होती है, जब हम लेस इम्पोर्टेंट होती है उनको और उसके ऊपर हमारा वॉइस, हमारा बिहेवियर, हमारा वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू अनदर पर्सन, हमारा बिहेवियर वो मुख्तलिफ होता है। तो डेफिनेटली जो स्ट्रेसफुल वर्ड्स होते हैं तो उसके ऊपर हमारी वॉइस होती है, लाउड होती है, हैवी होती है। तो क्या होता है, मतलब हम पता चल जाता है कि ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड है। इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि हर इंडिविजुअल अपनी अकॉर्डिंग, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग, अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग, अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग चीज़ों को परसीव करता है। मेरिट्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अब हम देखते हैं कि गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, और ये साइकोलॉजी में ये स्कूल ऑफ थॉट किस तरह कंट्रीब्यूट करता है। तो बेसिकली ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि हमारी जो लर्निंग होती है ये किसी रीइंफोर्समेंट में या किसी पनिशमेंट के नतीजे में नहीं होती, बल्कि एक इंडिविजुअल की इनसाइट लर्न होती है, इनसाइट टेंडेंसी टू लर्न न्यू थिंग होती है, जो कि किसी चीज़ को लर्न करने पे उसको मजबूर करती है, या उस क्वालिटी की बेस के ऊपर वो चीज़ इंडिविजुअल लर्न करता है। तो इसके मुख्तलिफ जो लॉज हैं जो कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, हमारी मेमोरी में, हमारी डिसीजन मेकिंग में, हमारी लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। इस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग हमारी जो भी न्यू लर्निंग होती है ये किसी पीस मेल ऑफ मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन, या मतलब हम किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करके लर्न नहीं कर सकते, बल्कि जब हम किसी चीज़ को एज अ होल परसीव करते हैं तो हम बेटरली और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली उस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मेन मेरिट्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है। क्रिटिसिज्म ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। A general criticism of Gestalt psychology has been that it does not provide an explanations of emotions and personality. It has little predictive power. Gestalt theories of perceptions are criticized of being descriptive rather than explanatory in nature. For this reason, they are viewed by some of the redundant or uninformative. These are all the critics of Gestalt school of thoughts. वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ अपने तमाम व्यूअर्स को। बीइंग अ मुस्लिम, हमारा इस चीज़ पे ईमान होना चाहिए कि इज़्ज़त, ज़िल्लत, नफ़ा, नुकसान वो मेरे अल्लाह ताला की तरफ से है। अगर आपकी किस्मत में ज़िल्लत लिखी है तो कोई भी आपको इज़्ज़त नहीं दे सकता, और अगर आपकी किस्मत में इज़्ज़त है तो आपको कोई भी ज़लील नहीं कर सकता, और जो भी नफ़ा नुकसान होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो अगर हम उसकी रज़ा में खुश हो जाएंगे तो डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ़ नहीं आ सकेगी इंशाल्लाह। Thank you so much for watching my video. If you like my video then please don't forget to comment and share my videos to your other fellows, and if you are new on my channel please don't forget to subscribe my channel and press bell icon for more interesting and informative and innovative videos. Jazakallah.